स्वागत है मेरे चैनल अंकित क्लासेस में। दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त अंकित धारा। मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे क्लास 10 के इकोनॉमिक्स के चैप्टर नंबर 4 के पार्ट 5 में। तो दोस्तों इस पार्ट में हम बेसिकली डिस्कस करेंगे हमारे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। दोस्तों उसके बाद हम पढ़ेंगे हमारे ग्लोबलाइजेशन के इम्पैक्ट, ग्लोबलाइजेशन का क्या क्या हमारे इंडिया में प्रभाव पड़ा है, वही हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले बिना किसी टाइम वेस्ट के हम पहले एक बार रिकैप कर लेते कि हमने हमारी पिछली वीडियो में हमने क्या पढ़ा था। पिछली वीडियो में दोस्तों हमने पढ़ा था हमारा लिबरलाइजेशन ऑफ ट्रेड एंड ट्रेड बैरियर के बारे में। उसके बाद दोस्तों उसी में ही हमने कवर कर लिया था हमारा कि हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने ट्रेड के ऊपर बैरियर लगाया था। उसके बाद उस बैरियर को हटा भी लिया था। वो क्यों हटाया था, क्यों लगाया था, वो भी मैंने उस वीडियो में कवर कर लिया। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपने वाली वीडियो नहीं देखी है तो यहाँ पे सजेशन में आई बटन होगा, उस आई बटन पे क्लिक करके आप सीधा उस वीडियो पे जाइए और सबसे पहले वो वाली वीडियो देखिए। ठीक है, तो दोस्तों बिना अब हम इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि हमारा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन आखिर में होता क्या है। दोस्तों ये चीज होती है कि हर एक ग्रुप का मतलब कोई भी एक इंपॉर्टेंट चीज हो, हर एक चीज का एक मेन ऑर्गन होता है, मेन संगठन होता है। ठीक है, तो दोस्तों जैसे हमारा ट्रेड है, ट्रेड हमारा सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, ट्रेड हमारी सबसे इंपॉर्टेंट होती है पूरे वर्ल्ड में। तो ट्रेड को कंट्रोल करने के लिए मतलब ट्रेड के ऊपर मतलब ट्रेड को एक अच्छी तरीके से चलाने के लिए उसके ऊपर एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसे हम कहते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। क्या कहते हैं? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, WTO जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों बेसिकली ये जो होता है, ये जो ऑर्गेनाइजेशन होता है, इस ऑर्गेनाइजेशन में रिसेंट में 164 मेंबर्स होते हैं या फिर 165 भी हो सकते हैं, शायद बढ़ गए हैं, 2-3 मेंबर्स बढ़ चुके हैं वो कि अभी रिसेंट में बढ़े हैं। ठीक है, तो दोस्तों मतलब ये जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन होता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में 164 से 165 तक मेंबर्स होते हैं। ये सारे मेंबर्स अलग अलग कंट्रीज के होते हैं, अलग अलग कंट्रीज के नेता होते हैं। ठीक है, तो ये सारे मिलके मतलब ट्रेड को अच्छा बनाने के लिए, ट्रेड को फ्री करने के लिए इसमें अपना सहयोग देते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन होती है, इसमें जितने भी मेंबर्स होते हैं उन मेंबर्स के 5 मेन मेंबर्स होते हैं। 5 मेन मेंबर्स बोले तो 5 परमानेंट मेंबर्स होते हैं इसमें। बाकी के जितने भी मेंबर्स बचे ना वो सारे हमारे टेम्पररी मेंबर्स होते हैं। टेम्पररी मतलब ये नहीं कि उनको कभी भी निकाल सकते हैं, या टेम्पररी का मतलब इसमें यह आ जाता है कि उनके पास कम पावर्स है। ठीक है, तो ये जो 5 परमानेंट मेंबर्स होते हैं, 5 परमानेंट मेंबर्स इनके पास इतनी पावर होती है, मतलब ये 5 परमानेंट मेंबर्स देखा जाए तो 5 डेवलप्ड कंट्रीज हैं जिनके नाम है हमारे अमेरिका, रशिया, चाइना, फ्रांस और जर्मनी। ये जो 5 कंट्रीज है, ये 5 कंट्रीज मिलके 5 ये परमानेंट ग्रुप बनवाती है। तो दोस्तों ये जो इनको परमानेंट ग्रुप क्यों कहते हैं? ठीक है, इनको परमानेंट ग्रुप इसलिए कहते हैं क्योंकि इनके पास एक वीटो पावर होती है। दोस्तों आप याद कीजिएगा, आपने 9th क्लास में भी एक वीटो पावर पढ़ी थी। ठीक है, तो दोस्तों उस वीटो का मतलब मैं आपको एक और बार समझाता हूं। वीटो का मतलब होता है सपोज मैं हूं, ठीक है, मेरे साथ 3 बंदे और हैं। ठीक है, तो हम 3 बंदे हैं। 3 बंदे में क्या है, तीनों बंदों ने मतलब कोई एक प्लान बनाया। ठीक है, तो वो प्लान बनाए उन लोगों ने, लेकिन प्लान के लिए पैसे चाहिए थे। ठीक है, पैसे हम चारों मिलके कंट्रीब्यूट करते हैं। तो उसमें क्या हुआ, मेरा मन नहीं है जाने का, मैंने मना कर दिया। तो मैंने मना कर दिया तो पैसे तो आएंगे नहीं उनके पास, तो इसी हिसाब से वो भी अपना जाने का प्लान कैंसिल कर देंगे। तो इसको एक और अच्छी तरीके से एक एग्जांपल देने से एक एग्जांपल दूं तो सपोज ये जो 5 परमानेंट मेंबर्स है, इनके सामने कोई बिल आता है। ठीक है, इनके सामने कोई एक लॉ आता है बनने के लिए, तो वो क्या करते हैं, सपोज चाइना ने मना कर दिया कि ये लॉ अच्छा नहीं है, इस लॉ को पास मत करो। ठीक है, तो चाइना ने मना कर दिया ना, तो फिर वो लॉ पास नहीं होगा। वीटो पावर का मतलब होता है अगर एक बंदे ने मना कर दिया तो वो लॉ पास नहीं होगा, या फिर अगर एक बंदे ने मना कर दिया तो वो लॉ पास ही नहीं होगा। इसे हम वीटो पावर कहते हैं। तो ये वीटो पावर इन 5 मेंबर्स के पास होती है, बाकी के जो टेम्पररी मेंबर्स होते हैं उनके पास ये पावर नहीं होती है। ठीक है, तो दोस्तों आपको चीज समझ में आए। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन दुनिया की हर एक ट्रेड को, हर एक कंट्री के ट्रेड को संभालता है। ठीक है, तो वो क्या करता है, जितने भी मतलब जो मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि एमएनसीज होती है, एमएनसीज कहाँ की होती है, डेवलप्ड कंट्रीज की होती है, और वो कहाँ पे जाती है, वो जाती है डेवलपिंग कंट्रीज में या फिर अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में, वहां पे जाती है, वहां पे जाके अपना कारोबार सेटअप करती है। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यही देखती है कि मतलब लिबरलाइजेशन ऑफ ट्रेड। लिबरलाइजेशन का मतलब मैंने आपको पहली वीडियो में बता दिया था। ठीक है, तो उसी चीज को देखने के लिए, मतलब ट्रेड को अच्छी तरीके से करने के लिए, ट्रेड को और भी फ्री करने के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, तो ये ऑर्गेनाइजेशन आपको समझ में आ चुकी होगी। ठीक है, तो दोस्तों बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। जो दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होता है हमारा इंपैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन।
दोस्तों ये जो ग्लोबलाइजेशन है, ग्लोबलाइजेशन का क्या क्या इम्पैक्ट हुआ है, अगर असल में देखा जाए तो ग्लोबलाइजेशन का बहुत ही बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट एक सामने आता है। कैसे आता है दोस्तों, एक चीज देखो, बड़ी बड़ी कंपनीज बाहर बाहर के देश की हमारे इंडिया में आती है, ठीक है। अगर इंडिया में वो नहीं आएगी तो हमें मतलब एक डेवलप टेक्नोलॉजी कहां से मिलेगी, ठीक है। तो एक क्लियर एग्जांपल मैं लेता हूं, हमारे जैसे बेंगलोर है, बेंगलोर हमारे कर्नाटक की कैपिटल है, तो वहां पे एक आईटी कॉरिडोर है, वो मतलब बेंगलोर आईटी कॉरिडोर है हमारा, वहां पे एक कंपनी जिसे हम कहते हैं इन्फोसिस, ठीक है। मतलब बेंगलोर में बहुत सारी ऐसी कंपनीज है जो कि इंडिया की ही नहीं है, वो बाहर बाहर के देश से हमारे यहाँ पे आई है। उन लोगों ने यहाँ पे पैसा इन्वेस्ट करके एक आईटी कॉरिडोर बना दिया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का कॉरिडोर बना दिया। तो उसमें उससे क्या हुआ, हमें सारी जानकारी मिल रही है अप टू डेट, यहाँ की भी बाहर की देश की भी। और आईटी मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ मीडिया, आईटी का मतलब ये भी होता है कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस जैसे हमारी होगी, हमारे साथ जितनी भी बैंकिंग डिटेल्स हैं, अभी इंडिया क्या हो रहा है, अभी इंडिया डिजिटलाइज हो रहा है। जितने भी मनी रिलेटेड जितनी भी चीजें होती है, जो कैश होता है, कैश का यूज अब कम हो रहा है। अब ज्यादा से ज्यादा पेटीएम, भीम यूपीआई, फ्री चार्ज, ये सारी ऐसे एप्स का यूज किए जा रहे हैं, डिजिटलाइज हो रहा है। तो ये किसके बदौलत हो रहा है, ये हमारे आईटी इंडस्ट्रीज के बदौलत हो रहा है, जो कि देखा जाए तो हाँ इंडिया की भी है, लेकिन कुछ योगदान बाहरी देश का भी है, ठीक है। दोस्तों आपको चीज समझ में आई। तो ये जो हमारे ग्लोबलाइजेशन का इंपैक्ट असल में अगर देखा जाएगा साफ से तो साफ सरल भाषा में 5 इंपैक्ट होते हैं। सबसे पहले ग्लोबलाइजेशन से क्या होता है, हमारे पास एक चॉइस आती है। कैसे आती है, सपोज मतलब अगर इंडिया में ये बाहर के देश की कंट्रीज, बाहर के देश की कंपनीज यहाँ पे आके इन्वेस्ट नहीं करती, तो क्या, तो यहाँ पे मतलब जितनी भी कंपनीज होती, जितनी भी जो भी खाने पीने की जो भी चीजें होती है, क्या दोस्तों आपने नोकिया को बहुत बार यूज किया होगा, जो नोकिया फोन है। तो जो नोकिया है, आप जान के हैरान हो जाओगे कि नोकिया इंडियन कंपनी नहीं है। नोकिया इंडियन नहीं है, हमारी जो माइक्रोमैक्स है, लावा, जो हमारे कार्बन, ऐसे जो कंपनीज होती है ये इंडियन है। तो दोस्तों अभी जो आप फोन यूज कर रहे हो, जैसे रियलमी, रेडमी, शाओमी, ऐसे जो ऐसी फोन जो यूज कर रहे हो, तो वो जो फोन्स है वो असल में इंडियन नहीं है, वो बाहर के देश से आते, उनके पार्ट्स असेंबल होते हैं हमारे इंडिया में, ठीक है। तो इंडिया में असेंबल होने, अब वो हम बाहर के देश की फोन यूज कर रहे हैं ना। सपोज अगर हमारे पास ये बाहर के देश के फोन हमारे यहाँ पे नहीं आते, पार्ट्स यहाँ पे आके असेंबल नहीं होते, तो क्या हमारे पास एक प्रॉपर चॉइस होती, हमारे दिमाग में बस 3 मतलब ये कुछ फोन आ रहे होते हैं, या तो माइक्रोमैक्स ले लेंगे, या फिर कार्बन ले लेंगे, या फिर कोई लाइफ, जियो, सोलो, ऐसे फोन ले लेंगे, ठीक है। तो ऐसे हमारे माइंड में आते हैं। लेकिन जब से ये शाओमी, रियलमी, ये सारी कंपनीज हमारी इंडिया में भी इनके प्रोडक्शन होने लगे हैं, तब से हमारे पास एक प्रॉपर चॉइस आ चुकी है, ठीक है। एक प्रॉपर मार्केट मिल चुका है, जहां पे जाके हमारे पास फोन्स की एकदम लगातार वेराइटीज है, बहुत सारी वेराइटीज है। एप्पल है हमारा, रियलमी, रेडमी, ओप्पो, वीवो, ऐसे सारे कितने सारे फोन्स है ये सारे। तो ये सारे फोन्स मतलब अगर बाहर के देश से ना आए होते तो हम यूज ही नहीं कर पाते, और हमारे पास मतलब इनके बारे में नॉलेज तक नहीं होती, हम सिर्फ वही पुराने फोन यूज करते रह जाते हैं, ठीक है। तो एक अब मैंने तो लिया फोन का एग्जांपल, तो एक और एग्जांपल हमारा खाने पीने का भी आ जाता है। दोस्तों हमारे इंडिया में मतलब ये जो बाहर के मोमोज, चाउमीन, ये हमारे बर्गर्स, मैं पिज्जास, ये सारे हमारे इंडिया में बाहर के देश से ही आए हैं। मैकडोनल्ड हो गया, डोमिनोज हो गया, पिज्जा हट हो गया, ये सारे इंडियंस नहीं है, ये सारे बाहर के देश की कंपनीज हैं, जो कि हमारे इंडिया में इन्होंने अपने पैसे इन्वेस्ट किया, अपनी प्रोडक्शन लगाई इन लोगों ने, तब जाके हमारे फूड में भी हमें एक वैरायटी मिली है। जितने भी प्रोडक्ट्स हम यूज करते हैं, बहुत ये हमारी सिर्फ इंडिया में ही नहीं बन रही होती है, बाहर के देश से बन के हमारे इंडिया में एक्सपोर्ट होते हैं, ठीक है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट चलता रहता है। तो उसी चीज से हमारे पास एक चॉइस क्या आ चुकी है, एक वैरायटी ऑफ चॉइसेस मिल चुकी है, जिससे मतलब हमारी जिंदगी को अच्छी तरह से जी सकते हैं। ग्लोबलाइजेशन जो दूसरा पॉइंट है, ग्लोबलाइजेशन से एक और चीज हुई है, ग्लोबलाइजेशन से मतलब मार्केट डेवलप हुआ है, ठीक है। एक बहुत ही बढ़िया मार्केट डेवलप हुआ है। मतलब देखो, मार्केट, अगर मार्केट नहीं होगा तो ये सारी चीजें, सारी कंपनीज अपने प्रोडक्ट कहां बेचेगी। तो जब से मतलब हम लोगों को चॉइसेस मिलने लगी है, तो तब से इन सारी चीजों के एक वैरायटी ऑफ मार्केट भी बनने लगे, ठीक है। एक मार्केट्स बनने लगे इन सबके। मोबाइल फोन का अलग मार्केट है, खाने पीने का अलग मार्केट है, टेक्नोलॉजी, और बहुत सारी मार्केट्स है हमारे पास। ये सारी चीजें मैंने ग्लोबलाइजेशन के चलते ही आई है हमारे पास, ठीक है। चॉइसेस मिली हमें, वैरायटी ऑफ मार्केट्स मिले हैं, वैरायटी ऑफ लेबर्स मिले हैं, एक अच्छा सिस्टम मिला है हमें, ठीक है, ग्लोबलाइजेशन के चलते।
तो इसके बाद तो दोस्तों हमारी वीडियो हमारे यहीं पर ही खत्म होती है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो इस वीडियो में हमने अभी तक पढ़ा है कि हमारा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन होती क्या है, ठीक है, और हमारा ग्लोबलाइजेशन के क्या क्या इम्पैक्ट पड़ा है। दोस्तों मानता हूं ग्लोबलाइजेशन का एक नेगेटिव इम्पैक्ट है, लेकिन ये जो हमारा जो पॉजिटिव इम्पैक्ट है ग्लोबलाइजेशन का, ये हमारे नेगेटिव इम्पैक्ट को कवर कर लेता है, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा हमें पॉजिटिव इम्पैक्ट इसके दिखते हैं, नेगेटिव इम्पैक्ट दिखते हैं। हाँ, लेबर्स की लाइफ घटिया हो चुकी है, लेबर्स की लाइफ रिड्यूस होती जाती है, ठीक है। जो और भी मतलब ये मैंने जैसे बताया चाइल्ड लेबर भी इसमें ही आ जाता है ग्लोबलाइजेशन में। क्यों? क्योंकि बच्चों को भी लगाया जाता है काम पे जो 14 साल के कम उम्र के होते हैं, ठीक है। तो ये भी चीज आती है, डिसएडवांटेज है, लेकिन हाँ जो हमारे इसके एडवांटेज है उसको कवर कर लेते हैं, ठीक है। तो दोस्तों हमने यहीं तक ही पढ़ा है इस वीडियो को। जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी, जो हमारी पार्ट 5 होगी, पार्ट 5 में हम डिस्कस करेंगे कि हमारा सेल्स क्या होते हैं, SEZ की वैसे फुल फॉर्म इसी वीडियो में बता देता हूं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, ठीक है। इसके बारे में हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमारा जो लास्ट टॉपिक होता है, लास्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे फेयर ग्लोबलाइजेशन और फेयर ट्रेड, ठीक है। वो जो हमारा लास्ट टॉपिक है, उसके बाद हमारा चैप्टर यहाँ पे खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।